हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो श्रृंखला चला रहे हैं, उसका आज हम लोग फोर्थ वाला पार्ट लेकर आए हैं। तो भैया, आज का ये जो क्वेश्चन है, जो आज हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विशेष आप हार्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आज जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ इजी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ थोड़ा से हार्ड लेवल के मिलेंगे, लेकिन ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए आगामी जो एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, वीडियो को पॉज करके उसको रोक रोक के आप अपना आंसर दिए करिए, लेकिन आप लोग, मैं देखता हूँ कि कमेंट में किसी का आंसर नहीं आता, कितना मेरा सही हुआ कितना नहीं। और अगर मान लीजिए बोलते समय जैसे क्वेश्चन को भाई बताते समय कुछ अगर त्रुटि हो जाती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मतलब कमेंट कर दिया करें कि सर मतलब ये क्वेश्चन में ऐसे हो गए, वो हो गया, तो हम लोग बाद में उसको देख लिया करेंगे। ठीक है भैया, आइए फिर टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इसको पढ़िए। कह रहा है ईरानियों और यूनानियों, किसके द्वारा भैया? ईरानियों और ईरानियों के द्वारा लगभग 2500 वर्ष पहले सिंध नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पहले के जो ईरानी और ईरानी थे, ये पहले ये हिंदू को, इसको जो सिंधु नदी थी उसको सिंधु ना कह के क्या कहते थे? हिंदू हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंद नदी को, जो सिंधु नदी थी उसको क्या कहते थे? हिंदू हिंदू कहते थे। इसलिए मेरे देश का नाम, सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे ये लोग? तो सिंधु सिंधु कहते थे। सिंधु को सिंधु ना कह के क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु का हिंदू पड़ गया। और उसके किनारे, उसके आसपास जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहते थे। और हिंदू कहते कहते धीरे धीरे हिंदुस्तान का नाम क्या पड़ गया? मेरे देश भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। अगर आपसे देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है विदिशा किसका नाम था, तो झेलम नदी का नाम सुने होंगे। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बोले भैया, झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो विदिशा था। अब बिपाशा किसका था? ब्यास नदी का। किसका? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर पूछूं गंगा नदी का क्या प्राचीन नाम क्या था? जाह्नवी था। क्या गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था? जाह्नवी था। क्या था? जाह्नवी। गंगा का प्राचीन नाम जाह्नवी था। बिपाशा का ब्यास था। विदिशा का झेलम था। और सरस्वती का प्राचीनतम नाम क्या था? नदीतमा था। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निरेडियन संघ के अंतर्गत आता है? देखिए, निरेडियन संघ एक अलग संघ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। कौन होगा? आंसर नंबर डी होगा। अच्छा, केचुआ तो आप सब जानते हैं, ये सरसरीप में आता है। जितने रेंगने वाले होते हैं सब उनको सरसरीप कहते हैं आप सभी लोग। और घेंगा को हम जानते हैं मोरास्का संघ में रखा गया। किस में रखा गया है? मोरास्का संघ में रखा गया है। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। इसलिए सब बायोलॉजी की चीज़ें हैं, बायोलॉजी में हम लोग एक बार अध्ययन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आपको मैंने सभी क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं बायोलॉजी में। एक बार पुणे जब हम थ्योरी वाली क्लास लेकर आएंगे तो एक बार पुणे हम लोग उसको पूरा विधिवत पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? आइए भैया देखते हैं। इधर पूरा दो ऑप्शन इधर है, देख लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू है, माई ट्रूथ है, उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विंग्स ऑफ फायर। आइए मैं थोड़ा सा अगर आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन पहले पढ़िए आप ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, कौन है पूर्व प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी का नाम दिया गया है, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो भैया देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर मैं पूछूं किसने लिखा आपसे, तो आप क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा भैया? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया है? लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर मैं पूछूं विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? विंग्स ऑफ
फायर किसने लिखा है? तो आप जानते हैं APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। APJ अब्दुल कलाम। अगर मैं पूछूँ इसमें एक सहलेखक भी थे इसके, कौन से लेखक? सहलेखक वो थे अरुण जी। कौन थे? अरुण तिवारी जी थे। क्या नाम है इनका पूरा? अरुण तिवारी। क्या नाम है इनका? अरुण तिवारी इनके सह लेखक थे, याद रहेगा सबको। अरुण तिवारी जो हैं वो क्या हैं? सह लेखक थे। क्या थे भैया? वो सह लेखक थे। इनसे समझिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, विंग्स ऑफ फायर के APJ अब्दुल कलाम के सह लेखक कौन है? अरुण तिवारी हैं। अब चलिए 2 क्वेश्चन जो अभी और ऑप्शन में है, एक तो है माई एक्सपेरिमेंट, एक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू। अभी लास्ट में ऑप्शन आपको दिखाई देगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रू। क्या है? विथ द ट्रू। अगर इसके मैं पूछूं आपसे, विद द ट्रू, इसके कौन लेखक है भैया? विद द ट्रू के कौन है? तो आप जानते हैं इसके गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी ने क्या किया है? इसको लिखा हुआ है। चलिए, कौन लिखा है भैया इसको? गांधी जी ने लिखा हुआ है। नाम क्या है इसका? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू। विद द ट्रू इसको किसने लिखा है? तो गांधी जी ने लिखा है, आपको याद होगा। चलिए एक और है, लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो था माई ट्रूथ। क्या था? माई ट्रूथ। अब आप ये बताइए मुझे, यदि आपके 3 ऑप्शन में अलग अलग लोग हुए हैं, इसके कौन होंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, विंग्स ऑफ फायर के कौन होंगे भैया? APJ अब्दुल कलाम, और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू के कौन होंगे? गांधी जी। तो जाहिर सी बात है, कौन सा आपका ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर 4 बचता है। माई ट्रूथ के लेखक कौन हैं? आपकी इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, साथ प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो उन्होंने लिखा है माई ट्रूथ। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको चारों ऑप्शन याद हो गए हैं भैया। चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको काफ़ी और रफ लेकर नोट करते हुए चला करिए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यही है, ये इनके द्वारा माई ट्रूथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, आप बताइए थोड़ा सा। कह रहा है मिक्रोलिथ जिन्हें प्राचीन मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता था वह क्या था? ठीक है भैया, ये क्या था? तो कहते हैं कि देखिए, जो मिक्रोलिथ था ना, जिन्हें प्राचीन मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता था वो क्या था? तो भैया वो पत्थर के औजार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मिक्रोलिथ। मिक्रोलिथ जिन्हें प्राचीन मनुष्य द्वारा प्रयोग में लिया जाता था उन्हें क्या कहते थे? पत्थरों के औजार कहा जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी राइट होगा। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है भैया, और कहा जाए हड़प्पा के लोग जो पहले इसका प्रयोग करते थे, तो भाई अगर औजार में मतलब जो प्रयोग करते थे पत्थरों का करते थे। पूजा वूजा में माता देवी की पूजा करते थे, वो किसकी मिली है मूर्ति? मिट्टी की मिली हुई है। तो सिक्के का कोई प्रचलन था नहीं। सूती वस्त्र, हम लोग सूती के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन रेशम के बारे में जानकारी नहीं थी, इसी कपड़े उपड़े बनाते नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप है? देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन गलत है, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बना दूँ तो ये होगा स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च क्या होगा? स्टार्च। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। चलिए, हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होती हैं? आप बताइए मुझे, किसका रूप होती हैं? तो मैंने आप सभी को बहुत बार बताया भैया, वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आप जानते हैं, अगर पूछे सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे जल्दी ऊर्जा किससे, सबसे जल्दी जो ऊर्जा होती है हमें किससे मिलती है? तो आप क्या कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। आप जानते हैं जितने भी जैसे जूस हो गया, जो आप गन्ने का जूस या मौसम्बी का जूस या जो जूस पीते हैं, ये सब किससे इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आप देखेंगे जब खिलाड़ी, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का, कोई भी खिलाड़ी हो, जब वह खिलाड़ी खेलते खेलते थक जाता है तो बीच में जो ब्रेकअप होता है, जो ब्रेक हो जाता है बीच में, जिसे आप कहते हैं कि कुछ देर के लिए जो नहीं हो जाता है, मतलब कि बीच में
एलन जोन छू जाता है एक एक ओवर के बाद या कुछ समय के बाद, तो उसमें आप देखते होंगे वो लोग जो है एक जूस पीते हैं। क्या पीते हैं? बॉर्डर में एक जूस उनके लिए जाता है। ये क्या करता है? तुरंत उनको ऊर्जा देता है और वो फिर से क्या हो जाते हैं, उनकी शरीर फुर्तीली हो जाती है, वो फिर खेलने के लायक हो जाते हैं, मतलब वो फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं खेलने के लिए। तो सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर बी होगा। अगर मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है भैया? वसा देता है। कौन देता है? वसा। उसके बाद कौन देता है? प्रोटीन देता है। उसके बाद फिर कौन? अगर पूछिए कि कितने कार्बो, अगर आप पूछिए पोषक तत्व कितने होते हैं, तो आप जानते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जिसमें से किसी किसी ऊर्जा मिलती है हमें, तो वसा से, फैट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और प्रोटीन से मिलती है। ठीक है ना? चलिए, इनसे हमें सिर्फ ऊर्जा मिलती है, बाकी अब किसी से ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे विटामिन हुआ, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, याद रखिएगा। जैसे जल हुआ, जल से भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है ना भैया? जल से भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऐसे जो खनिज है उससे भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है ना? तो 4 3 7 लगभग आपको याद हो गए होंगे। इन सभी से हमें ऊर्जा नहीं मिलता। और न्यूक्लिक अम्ल होता है, उससे भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। सातों कौन कौन से होते हैं? तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जल होता है। कौन होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है, जल होता है। और उसके बाद यहाँ तो बाकी देखिए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट 4 हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया। ये कुल 7 होते हैं। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा, चलिए मैं थोड़ा सा आपको फिर यहाँ थोड़ा साफ साफ बता दूँ। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर कभी एग्ज़ाम में पूछे आपसे, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलता है? सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? तो आप कहेंगे सर किससे मिलती है? वसा से मिलती है। फिर किससे मिलती है? प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है भैया? तो किस रूप में हमको इसका राइट आंसर अगर मैं पूछूँ आपसे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? कभी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। तो आप जानते हैं पीवी सिंधु को तो मिला ही है। किसको भैया? पीवी सिंधु जीत चुकी हैं, आप सभी को पता होगा। इनको भी मिला है, पारुल जी को भी मिला है, अभी आपको पता होगा। अश्वनी पुन्नो जी को मिला है। फिर अगर राइट आंसर इसका क्या होगा, किसको नहीं मिला है, तो आप इसका राइट आंसर जो होगा वो नेहा पंडित जी को नहीं मिला। किसको नहीं मिला है? नेहा पंडित जी को नहीं मिला है। मतलब आपका आंसर कौन होंगी? नेहा पंडित जी होंगी। बोलो बात समझ में आ रहा है भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित कह रहा है कि कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य यहाँ होगा, कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? मतलब 26 दिसंबर आपको पता होगा 2004 में सुनामी आई थी, क्योंकि इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, वो कौन सा था भैया? तो आपको पता होगा वह तमिलनाडु था। कौन था? तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है भैया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और डाट दिया है ऊर्जा का योग है। मतलब ये दोनों जो ऊर्जा है ना, किसके योग हैं? तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? 1/2 mv²। आप सभी को पता होगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का क्या होती है? योग होती है। यही आपसे एग्जाम में, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। यही आपसे पूछा गया था। यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर किसके बराबर? गतिज ऊर्जा को हम लोग E से भी लिखते हैं, 1/2 mv² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। कह रहा है, इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है। क्या है? चैंपियनशिप है। तो आप बताइए वो किसका है, वही आपसे पूछा है। जो चैंपियनशिप है इंडियन सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, IPL नहीं पूछा जा रहा है, इंडियन सुपर लीग पूछा जा रहा है। ठीक है?
तो ये किसका है भैया? 9 का आंसर नंबर ए होगा राइट। किसका है? ये क्रिकेट का होता है। इंडियन सुपर लीग किसका होता है? क्रिकेट का होता है। आईपीएल भी पूछे तो भी किसका होता है? वो भी क्रिकेट का ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आगे इसके और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? 10 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ से आपसे बात कर दूँ, पहले इसको भी ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 51 और 56। 51 और 56, आइए मैं अभी यहीं लिख देता हूँ इसको भी। चलिए देखिए क्या था नेक्स्ट, वो था अनुच्छेद, जो अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद 51 था और अनुच्छेद 56। बता दीजिए ऑप्शन कौन सा होगा? धार्मिक मामले से संबंधित। किससे पूछा है? धार्मिक। तो आप जानते हैं धर्म से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 26 है। 21वीं प्रारंभिक स्वतंत्रता है और 51 मैंने आपको बताया था। अच्छा, कल मैंने कमेंट बॉक्स में आपको कहा था आंसर देने के लिए, आप लोगों ने लगता है पूरा क्वेश्चन आप पूरा देखते नहीं, इसलिए कोई कमेंट में बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था। मैंने आपसे पूछा जो मौलिक कर्तव्य है उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, किस भाग में किया गया? तो 51A में किया गया है। आप सभी लोग इसका आंसर नहीं दिए थे। और 51 में पूछा जाए तो आप जानते हैं DPSP का अंतिम भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर अगर मैं आपसे बात करूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 26, अनुच्छेद 26 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? किससे संबंधित है? नागरिकता से। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आप सब इसके बारे में इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। नागरिकता कौन भाग में है भैया? तो भाग 1 में आप सभी को पता होगा क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में वर्णन किया गया। 2 में क्या है बताइए भैया? 2 में आपका क्या है? नागरिकता है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, आप इसको याद रखिएगा। और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में आपके क्या हैं? DPSP हैं। 4 का में भी आपके क्या हैं? बोलो भैया। कर्तव्य को रखा गया है, मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। फिर 5 में मतलब राज्य की है। 6 में फिर केंद्र की विधान परिषद मतलब उसकी संसद है, विधान परिषद, विधानसभा इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 इज राइट होगा। और 3 में मौलिक कर्तव्य है, 5 में राज्य वाला है और 6 में केंद्र वाला है। इसको भी आप क्या करेंगे? राज्य का है, ये केंद्र का है और इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य, जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। 12 क्या कर रहा है? हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में किस वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं? ये तो भैया वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, आप सभी को पता होगा। बताइए कब मनाते हैं भैया? संविधान दिवस को जो है हम कब मनाना शुरू किए? तो आप जानते हैं 26 नवंबर को हमारा जो संविधान होता है 1949 को बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर को तैयार होता है, बोल दीजिए, बताइए, बोलो भैया। और हम इसको लागू कब करते हैं? तो बताइए संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था और ये तैयार हो गया था बन को। इसलिए प्रत्येक 21 वर्ष, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से, अगर समझ में ना आए तो। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में, किसके? उसके अपनाने के उपलक्ष्य में पूछा जा रहा है किस वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई, वो होगा 26 नवंबर। क्या होगा? 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कब लागू किया गया था तो आप सब कहेंगे लागू करने की जो डेट थी वो 26 जनवरी 1950 थी। ठीक है भैया। 15 अगस्त को तो आप जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है? किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। किस पुस्तक को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उसका राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे जल्दी से बताइए। 13 का जो ऑप्शन नंबर होगा, तो आप सब जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जी, आप जानते हैं इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। मतलब कि इन्होंने इतना ज़्यादा रचनाएं लिख डाली हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे नाटक हुआ, इत्यादि चीज़ें हुआ। जैसे अगर आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है
कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो आप नाम सुने होंगे मंगलसूत्र। क्या नाम है इनका? मंगलसूत्र। ये एग्जाम में बहुत आता है, हिंदी के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है? अधूरा उपन्यास है। ये क्या है? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। आप जानते हैं गबन किसका है, गोदान किसका है? ये सब मुंशी प्रेमचंद जी का है। अगर मैं यहाँ इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला। क्या हो जाएगा? निर्मला। निर्मला जो पुस्तक है वह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। बाकी अन्य जो पुस्तकें हैं वो अन्य अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई है। गीतांजलि आप सबको पता ही होगा, ठीक है। चोखर बाली आपको पता होगा, गोरा भी आपको पता है, ठीक है भैया। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। आप इन सभी को क्या करेंगे, एक रफ और मतलब पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, उसको पूरा नोट्स करते हुए चलिएगा। जो चीज़ें आपको ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उस पर हम लोग भी क्या करेंगे, विचार करेंगे। देखिए सब हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है हिंदी के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग वहाँ से भी उठा लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए अब गंगा नदी के बारे में पूछ रहा है, तो गंगा नदी में विस्तृत वर्णन मैंने आपको किया। पूरी नदियाँ मैंने पूरा जो हम लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे थे, मैंने नदियों का पूरा पोस्टमार्टम किया है। आप जानते हैं साबरमती, कौन नदी? साबरमती और माही, इन सभी के बारे में तो आपको पता होगा। एक तो इधर आके गिरती है, ठीक है, और ये माही इधर आके गिरती है। इधर मतलब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए भारत है, ये भारत का हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं भैया? इधर क्या है हमारा? बोलो भैया इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। आप जानते हैं जो माही है वो कहाँ की गिरती है? अरब सागर में। और एक इम्पोर्टेंट बात इसका है, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, किस रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनता है कि जो भारत की माही नदी है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है भैया। और आप जानते हैं घाघरा नदी और शारदा नदी, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से काली और कराली के नाम से जानी जाती हैं। आगे चलती हैं घाघरा के नाम से, इन बहते हुए आ जाती हैं और गंगा की सहायक नदी हो जाती हैं। अर्थात घाघरा नदी गंगा की क्या है? एक सहायक नदी है। बाकी साबरमती और माही और भीमा ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बोपड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? बोपड़ा नृत्य जो है वह किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का होगा, ठीक है भैया। कहाँ का होगा आंसर? ये इसका आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। कौन होगा? महाराष्ट्र। जो बोपड़ा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुजरात का आप जानते हैं डांडिया वांडिया ये लोग खेलते हैं, ठीक है ना भैया। उसके बाद अगर मैं पूछूँ महाराष्ट्र में और क्या है, लावड़ी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कौन? लावड़ी जो है कहाँ का है? तमाशा पूछा जाता है। तमाशा माशा कहाँ के? ये सब कहाँ के हैं? ये सब कहाँ के भैया? तो आप सब कहेंगे महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है? मतलब जो भारत में उद्योग किया जाता है उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है जिसका उद्योग हम लोग करते हैं? क्या करते हैं? जिसका उद्योग करते हैं। तो दूसरा कौन सा है भैया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एल्युमिनियम। कौन सा होगा? एल्युमिनियम। कुछ भाइयों के दिमाग में लोहा आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? लोहा। लेकिन जो लोहा होता है इसमें दूसरा पूछा गया है। कौन पूछा गया है? दूसरा आंसर दूसरे रूप में पूछा गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एल्युमिनियम को लगाएंगे। लोहा आप नहीं लगाएंगे क्योंकि पहला आपसे नहीं पूछा गया है यहाँ, ठीक है। दूसरा पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम होगा, ठीक है भैया। आप जानते हैं जो विद्युत के तार होते हैं उसमें भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछिए कि विद्युत का सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है तो आप आंसर में क्या लगाएंगे? चांदी होती है। क्या होती है? चांदी। विद्युत का सबसे जो चालक होता है वो कौन होता है? चांदी होती है। उसके बाद आपका एल्युमिनियम ही होता है। लेकिन वर्तमान में जो विद्युत के
जो तार होते हैं वह किसके बनाए जाते हैं, जिसमें विद्युत दौड़ती है, जो तार हैं वो सब किसके हैं, एल्युमिनियम के हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। मतलब कि गोवा पे आप जानते हैं पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। पहले कौन आया, 1498 में आप जानते हैं पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया। और सबसे अंत में अगर पूछे पहले भारत आया कौन, तो पुर्तगाली आए। सबसे अंत में भारत से गए कौन, तो पुर्तगाली गए। ठीक है भैया, आए पहले कौन, पुर्तगाली, और गए कौन, पुर्तगाली। आप देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है आपका 1967 में है पहला ए। बी क्या है 1961 है। सी क्या है 1952 है। और डी वाला क्या है 1969 है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को आंसर याद होगा। आप बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं यहाँ ऑप्शन लिख दूँ, एक तो है 1961, 1969, 1962। चलो एक ऑप्शन मैं देता हूँ। अब आप बताइए यहाँ से कौन सा आंसर होगा। तो भैया भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया, उसी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गोवा को। तो आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में ऐसा किया गया था। गोवा को पुर्तगालियों से क्या कराया गया, आज़ाद कराया गया। ठीक है भैया, 1961 में आपको याद रखना है। और पहले भारत में कौन आया, तो पहले पुर्तगाली आए। सबसे अंतिम में कौन गया, तो सबसे अंतिम में कौन गए, भारत से कौन गया, पुर्तगाली गया भैया। इसको भी आप याद रखिएगा। और पुर्तगालियों की देन भी भारत में बहुत है। हमको आपको प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तंबाकू की खेती, ये सब किसने बताया, तो किसने बताया भैया, पुर्तगालियों ने ही बताया। चले भैया नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए ये भी आपके लिए अच्छा ही क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं बहुत बार। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी बंदरगाह है, कौन सा भैया, ज्वारी बंदरगाह। अब देखिए ज्वारी बंदरगाह में दो चीज़ आपको याद रखना है। एक तो देखिए बंदरगाह परिवार बताइए आप होते कहाँ हैं। जाहिर सी बात है कि जो बंदरगाह होंगे कौन होंगे, जो बंदरगाह होंगे आपके वो कहाँ होंगे भैया, बोलिए। बंदरगाह कहाँ होंगे, बंदरगाह तटों पे होंगे। कहाँ होंगे, जो आपके तट होंगे वहाँ होंगे बंदरगाह। अब देखिए ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो यही तटीय राज्य हैं, तो बंदरगाह भी यहीं होंगे। अब आपसे पूछा ज्वारी बंदरगाह, अगर ज्वारी बंदरगाह की बात करें, एक तो कांडला में है, एक गुजरात में कांडला है। गुजरात में कौन है, कांडला बंदरगाह है। कहाँ है ये, गुजरात में है। एक इधर आपको कोलकाता, पश्चिम बंगाल में क्या मिलेगा, कोलकाता मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलकाता। कौन सा बंदरगाह, एक आपको मिलेगा कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में। ये इन दोनों को ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कांडला बंदरगाह होगा। अगर पूछे सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम है। इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे व्यस्तम पूछे तो कौन सा है, तो यहाँ आपका महाराष्ट्र का एक है मुंबई, ये सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए न्यावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है भैया, चलिए। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। आंसर आपको क्या देना है कि कांडला बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह दोनों का नाम बदलकर क्या रखा गया है, दोनों का अलग अलग नाम है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इन दोनों का राइट आंसर क्या होगा। कांडला का नया नाम और कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है। आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में, मतलब आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूँगा आप सभी के आंसर का। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन मैं पर डे आपको ऐसे दे दिया करूँगा, आप लोग उसको देखिए, उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए का क्या आंसर राइट होता है। ठीक है भैया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात कर रहा है। तो आप जानते हैं हमारी जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है, कौन होती है भैया? यहाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डिब होगा। क्या होगा? डिब होगा। या कहीं कहीं आप लोगों को लोग बताते हैं तंत्रिका तंत्र। कौन होता है तंत्र के तंत्र? जो न्यूरॉन्स आप कहते हैं ये भी होता है। कौन होता है? न्यूरॉन्स। कौन होता है? न्यूरॉन्स या डीप। क्योंकि इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक मिनट रुक जाइए, जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको नहीं बल्कि इनको कहते हैं जो डिप्स होते हैं, डिम क्या होते हैं? डिम्ब जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? कोशिका होती है। मानव शरीर की पूछा जा रहा है ना, कोशिका। अगर वैसे कहे तो हमारी पूरी तंत्रिका तंत्र जो होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं मानव शरीर सबसे छोटी कौन होती है, तो पुरुषों में शुक्राणु होती है। अगर महिलाओं में कभी आपसे पूछे, कहाँ पूछे? महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी बोल रहा हूँ सबसे छोटी, तो आप कहेंगे अंडाणु होती है। महिलाओं की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। पुरुषों में सबसे छोटी क्या होती है? शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी जो होती है वो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, नर्व सिस्टम। अगर वैसे संपूर्ण में पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका होता है। आप सारी बातों को लिखते हुए जाइएगा। पुरुषों से छोटी शुक्राणु, महिलाओं सबसे छोटी अंडाणु, वैसे डिब्ब होता है। जिस मतलब मानव शरीर की पूछे सबसे बड़ी तो डिब्ब कहेंगे। और अगर पूछे कि केवल अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019 और 20 जीता है? अब देखिए कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग, देखो मैंने कहा था ना अभी सुपर लीग आया था, तो इसको किसने जीता है भैया? तो आप बताइए मुझे। एटीके फुटबॉल क्लब ने जीता है, या केरला ब्लास्टर्स ने जीता है, या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, या एससी गोवा ने जीता है? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा 19-20 में जो खेला गया था इंडियन सुपर लीग, उसकी विजेता कौन रही थी? उसकी विजेता रही थी ऑप्शन नंबर ए, एटीके फुटबॉल क्लब ने इसको क्या कर लिया है? जीत लिया था इंडियन सुपर लीग का। ठीक है भैया। चलिए यहाँ आज हमारा अंतिम क्वेश्चन समाप्त होता है। तो भैया आप सभी लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको क्या हो सके, इसका फ़ायदा हो सके। तो आज वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह हम आपको अच्छी क्वेश्चन की एक सीरीज श्रृंखला लाते रहेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों यारों में भेजें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आपको जो भी दिक्कतें हों, जो परेशानियां हों, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है, आप उसमें जाके कमेंट करें। अगर आपको थ्योरी की क्लास भी चाहिए थ्योरी की, तो भी आप कमेंट करें, आपको थ्योरी की क्लासें भी मिलेगी। और आपको जो चीज़ समस्या हो, जिस पे कोई वीडियो अगर आपको चाहिए, आप कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप जिस पे कहेंगे उस पर आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है भैया। तो चलिए आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।